दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र राणा है और आप देख रहे हैं परवजन डिजिटल। परवजन डिजिटल के इस खास प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत जुड़ी हुई है। मैं उनका परिचय आपसे करवा दूं। जुगरान जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जुगरान जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, परंतु कार्यक्रम का एक प्रोटोकॉल होता है कि उनका परिचय आपसे करवाया जाए। तो मैं आपसे परिचय करवाता हूँ। जुगरान जी लंबे समय तक, 23 साल तक, 1997 से और 2021 जनवरी तक, जुगरान जी मैं सही बोल रहा हूँ, जी जी। भाजपा में रहे। और वर्तमान में संशय बना हुआ है कि ये हैं कहाँ, क्योंकि दिख नहीं रहे हैं कहीं भी। और निशंक और खंडूड़ी सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं आप। सर, लंबे समय से आप भाजपा में रहे। जुगरान जी, हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे एक कुशल क्षेम पूछना चाहेंगे। आप ठीक हैं? स्वास्थ्य शरीर सब अच्छा है आपका? सब बढ़िया है। तो सर, शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। सर, आप लंबे समय तक भाजपा में रहे, 23 साल आपने भाजपा में जो है भाजपा में रहे आप। और भाजपा सरकार के साथ आप तालमेल नहीं बैठा पाए, या कहीं तालमेल बैठाने में कोई कमी रह गई आपकी तरफ से या पार्टी की तरफ से, तो आप बताएंगे सर। देखिए, मैं हर कार्यकर्ता को, किसी भी दल का हो, मेरी तरफ से ये आग्रह, विनय और सुझाव रहता है, आप किसी भी दल में हो और वो अगर सत्ता में भी हो, हमारे लिए जो हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं या पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारे लिए सर्वोच्च जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो जनहित होना चाहिए, राज्यहित होना चाहिए, राष्ट्रहित होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि संविधान में की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा है हम भारत के लोग। एम्फसिस किस पे दिया है, जोर किस पे डाला है? हम भारत के लोग यानी जनता। और हमारी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जब बात होती है तो कहते हैं डेमोक्रेसी वो है जो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी सर्वोच्च प्राथमिकता पब्लिक है, आम नागरिक है, जनमानस है। भले ही मैं सत्ताधारी दल में रहा हूं, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता राज्यहित रहा है, सरोकार रहा है, इश्यूज रहे हैं, ज्वलंत मुद्दे रहे हैं, जनता रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रस्तावना में जिस प्रकार से डेमोक्रेसी होती है वो मैंने बताया। तो जहाँ तक तालमेल की बात है, मेरा व्यक्तिगत सभी वरिष्ठ नेताओं से, पार्टी से हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं और मुझे किसी से कभी व्यक्तिगत कोई शिकायत नहीं रही, अपने लिए कभी कोई शिकायत नहीं रही। तो ऐसा नहीं है कि तालमेल नहीं बैठा। सर, आप पर एक जनता एक आरोप लगा रही है कि राज्य हित की तुलना में रविंद्र जुगरान पे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हावी हो गई है, और रविंद्र जुगरान जी ने क्षेत्रीय दलों का मोह छोड़ते हुए एक दिल्ली वाली पार्टी को चुना, क्योंकि जनता आशातीत थी आपसे कि आप जो है क्षेत्रीय दलों का कहीं ना कहीं झंडा थामेंगे, क्योंकि आप एक लंबे समय तक आप आंदोलनकारी रहे हैं, आपकी पृष्ठभूमि कार्यों वाली रही है। तो सर, ऐसा क्या हुआ कि आपने जो है आप दिल्ली चले गए? मैं ये नहीं मानता कि पूरी पब्लिक में कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जो रविंद्र जुगरान को या मुझको ये कहेगा कि महत्वाकांक्षा हावी रही। 23 साल बीजेपी में मैं रहा। अगर मेरी महत्वाकांक्षा होती, व्यक्तिगत बहुत ज़्यादा इच्छाएं होती, ओवर एम्बिशियस होता, यानी कि मेरी बहुत ज़्यादा अति महत्वाकांक्षी होता, तो मैं सारे रास्ते निकाल लेता। वो सारे रास्ते सबको निकालने आते हैं। थोड़ा सा और मीठा हो जाता, थोड़ा सा चापलूसी करना शुरू कर देता, थोड़ा सा पैर पकड़ने शुरू कर देता, तो हर जगह रास्ते निकल आते हैं। तो ये जहाँ तक मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। उत्तराखंड के अंदर एक भी व्यक्ति जो मुझको जानता है वो कभी ये नहीं कहेगा कि रविंद्र जुगरान जो है ओवर एम्बिशियस हो गए, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी वाले हो गए। इससे मैं सहमत नहीं हूँ। जहाँ तक आपने बात करी कि उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ऑन रिकॉर्ड प्रूव भी कर सकता हूँ, प्रमाणित भी कर सकता हूँ कि क्षेत्रीय दल अपनी जगह है, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दल भी जिन क्षेत्रीय सरोकारों से अनेकों बार चुप्पी साध लेता है, वो क्षेत्रीय दल ने जो इश्यूज उठाए नहीं, वो मैंने उठाए। क्षेत्रीय दल जिन इश्यूज पर कभी कभी संतुलन बना के थोड़ा सा सरकारों के साथ जो है सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है, मैं उन लोगों को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक गया हूँ। और मैंने कभी भी स्टेट इंटरेस्ट,
क्षेत्रीय जो सरोकार हैं उनसे ना कभी कोई समझौता किया है, ना आगे करूंगा, ना वर्तमान में कर रहा हूं। तो ये बात हजम होने लायक मेरे लिए कम से कम नहीं है, और जनता भी इस बात को हजम नहीं करेगी। मुझे नहीं मालूम कि मीडिया को, आपको किन सूत्रों से ये सब बातें पता चली होंगी। सर, आप लंबे समय तक भाजपा में रहे और आज भाजपा में होते आप, तो हो सकता है कहीं आप विधायक होते या कैबिनेट मंत्री होते, तो क्या इस बात का कहीं ना कहीं दर्द रविंद्र जुगनान को है? नहीं, दर्द मुझे इस बात का नहीं है। मैं तो 32 वर्ष से निरंतर, एक दिन की भी एब्सेंट नहीं रही मेरी। मैं 1989 से लेके 2021 तक निरंतर सक्रिय हूं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में, और मैं निरंतर काम कर रहा हूं। मैं संतुष्ट हूं अपने काम से, स्वयं संतुष्ट हूं, और कोई मोहर लगाए ना लगाए, लेकिन मैं अपने काम से आश्वस्त हूं कि मैंने जो भी काम किए हैं वो जनहित में किए हैं, पब्लिक के लिए किए हैं, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और उत्तराखंड की जनता के लिए किए हैं। तो जहां तक आपने बात कही कैबिनेट मंत्री, मिनिस्टर्स, लोग मुख्यमंत्रियों को भूल जा रहे हैं 6 महीने में। आपका काम याद रखेगी। हृदय में जगह अगर जनता के बनानी है तो वो काम से बनेगी। और मुख्यमंत्री कई आए, कई चले गए, मिनिस्टर चले गए, लेकिन जनता उनको 2 महीने और 3 महीने में भूल जा रही है और पहचान भी नहीं पा रही है। कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि अगर आप घंटा घर में खड़ा कर देंगे, पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, तो हो सकता है कि उनके साथ अगर गनर, शैडो और पुलिस का अमला ना हो तो आम नागरिक उनको पहचान भी ना पाए। लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर होना, चीफ मिनिस्टर होना, विधायक होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप जिस मिशन के लिए सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हैं, क्या आप उस मिशन को पूरा करने की और लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप में कभी कोई समझौता नहीं किया, और जनता के हृदय में, दिलों में जगह बनाए, वही हमारी उपलब्धि। सर, वर्तमान में आप सक्रिय नहीं दिख रहे हैं राजनीति में। आप आंदोलन करते हुए दिख रहे हैं, छात्रों के हितों को लड़ाइयाँ लड़ते हुए दिख रहे हैं, आप कर्मचारियों की लड़ाइयों को लड़ते हुए दिख रहे हैं, पर आप राजनीतिक पटल पर कहीं दिख नहीं रहे हैं। आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की थी, परंतु आपका वो चेहरा आम आदमी पार्टी में दिख नहीं पा रहा है जो दिखना चाहिए था। तो सर, क्या है, आप हैं कहाँ? भाजपा में हैं, कांग्रेस में हैं, आम आदमी पार्टी में हैं, या फिर निर्दलीय हैं इस समय पे? सर बता दीजिए। मैं केवल उत्तराखंड के साथ हूँ वर्तमान में, और जब बीजेपी में भी था 23 वर्ष तक, मैंने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उत्तराखंड के इश्यूज़ को लेकर। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी इन्हीं गतिविधियों से दिक्कत महसूस हुई हो, लेकिन मुझे उन लोगों से कभी दिक्कत महसूस नहीं हुई। वर्तमान में मैं पूरी तरह से उत्तराखंड के साथ हूं, और राजनीतिक रूप से सक्रियता की जो बात है, मैं 3-4.5 माह से अस्वस्थ रहा, घर से बाहर नहीं निकल पाया, इसलिए राजनीतिक रूप से मैं सक्रिय नहीं हूं। और राजनीतिक रूप से सक्रिय होने का मतलब मैं खाली ये नहीं समझता कि पार्टी का बैनर लेके जिंदाबाद और मुर्दाबाद के लिए वोट मांगने के लिए निकल पड़े। अगर हम जनहित में लगातार सक्रियता से काम कर रहे हैं तो हम सभी लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। आप भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं, तो हम सब लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। लेकिन जो आपने बात कही उसका जवाब इतना ही है कि मैं 3.5-4 माह से अस्वस्थ रहा, और पूरे 3.5 माह अपने जीवन काल में पहली बार जो है घर पर ही बैठने को मजबूर हो गया, तो बाहर नहीं निकल पाया। ये मेरी अस्वस्थता के कारण। सर, आपने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, आप राज्य आंदोलनकारी रहे, राज्य हित के विषयों को लेकर मुखर रहे, तो ऐसा मन में क्या आन पड़ा कि आम आदमी पार्टी आपने चुन ली? मतलब आपसे जनता ऐसी अपेक्षा नहीं कर रही थी कि आप जो है दिल्ली चले जाएंगे। नहीं, देखिए सर, ये हमारा सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है। जनता ने हमको, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जनता की फीलिंग्स को, मनोभावनाओं को, हो सकता है जनता में आम आदमी पार्टी के प्रति कई आशंकाएं, शंकाएं, र्यूमर्स, अन्य बातें हो सकती हैं, और जनता का एक वर्ग को अच्छा ना लगा हो जब मैं आम आदमी पार्टी के लिए गया। लेकिन वो वर्ग भी जो मेरे वहाँ जाने से हतोत्साहित हुआ या जिसको अच्छा नहीं लगा, वो वर्ग भी खुले रूप में ये कहता है कि अंतवगत्व आपका निर्णय है, जहाँ भी आप रहेंगे हम व्यक्तिगत रूप से आपकी मदद भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे, समर्थन भी करेंगे, लेकिन
क्या कहते हैं, मैंने यही जो आपसे कहा, हो सकता है जनता के एक वर्ग को ये अच्छा ना लगे। हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो जैसे पुरानी कहावत है, न्यूटन का लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी क्रिया हम करते हैं तो उसका जो रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है, वो हमेशा हमारी तरह हमारे हिसाब से नहीं होगी, उल्टी भी हो सकती है। तो उस प्रतिक्रिया का भी जो लोग ये कहते हैं, मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। हमारे लोकतंत्र का यही सबसे बड़ा गहना है कि हर आदमी को ये अधिकार है कि वो खुलकर अपने विचार व्यक्त करें, और हम उससे सीखते हैं। अगर जनता के एक वर्ग में यह भावना है तो हम उस भावना का निरादर नहीं करते। हो सकता है जनता हमें सचेत कर रही हो, सिखा रही हो, सुझाव दे रही हो, हमसे बहुत ज़्यादा उसको प्रेम है, इसलिए वो स्पष्ट कह रही हो, तो हम इसको इस रूप में लेते हैं। देखिए, जुगरान जी वाक्पटुता के धनी हैं, और जुगरान जी स्पष्ट शब्दों में नहीं बता रहे हैं या बताना नहीं चाह रहे हैं कि वो वर्तमान में इस समय पे आम आदमी पार्टी में हैं कि नहीं। पर हम साफ शब्दों में पहुंचेंगे, जुगरान जी, आम आदमी पार्टी में आप वर्तमान में हैं या नहीं हैं, ये क्योंकि ये जनता जानना चाहती है सर लंबे समय से। देखिए, इसका निष्कर्ष तो आप स्वयं ही निकालिए कि मैं हूँ या नहीं हूँ। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि 3.5 महीने लगातार मैं घर के अंदर बंधा रह गया अस्वस्थता के चलते, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 20 नवंबर तक मैं घर पे ही बंधा रह गया। उसके बाद अब बाहर आया हूँ। बाहर जो इतना लंबे समय का जो पीरियड रहा, 3.5-4 महीने का, तमाम दैनिक रोज के घर के, परिवार के, बच्चों के, मेरे इतने काम होते हैं। बाकी मैं सामाजिक काम को पहले वरीयता दे रहा हूँ, पार्टी दूसरे नंबर पर। जुगरान जी, यदि भाजपा आपको इस बार विधानसभा टिकट देती है और आपको घर वापसी करने के लिए कहती है, तो आप क्या सोचेंगे इस विषय में? आप ज्वाइन करेंगे या फिर वही पुराना रविंद्र जुगरान जी हमें दिखाई देंगे? नहीं, देखिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। उत्तराखंड का दुर्भाग्य ऐसा है कि राजनीतिक दल, अब ये देखिए 2 दिन से उत्तराखंड में क्या हो रहा है। मैं किसी कांग्रेस के एक बड़े नेता ने ट्वीट करके क्या किया, क्या संदेश दिया, क्या उनकी रणनीति, वो रणनीति में सफल भी हो गए। ठीक अभी एक कैबिनेट मिनिस्टर ने बीजेपी के कल क्या वक्तव्य दिया, और ऐसा वक्तव्य वो कितनी बार दे चुके हैं, तो बड़े स्ट्रेटेजिकली वो लोग देते हैं। जहाँ तक रविंद्र जुगरान की बात है, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका जवाब मैं हाइपोथेटिकली नहीं दे सकता। ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो देखा जाएगा। सर, ये तो फिर आपने वही बात कह दी। हम किसी राजनेता से कहते हैं तो बोलते हैं कि अगर ऐसा प्रस्ताव आएगा हम सोचेंगे, इस विषय में विचार करेंगे। तो हम चाह रहे थे कि आप सीधा सीधा बता देते कि क्या विचार है जुगरान जी का इस बार सटीक। ईश्वर जो है, जिस आदमी से जो काम लेना चाहता है, जहां से लेना चाहता है, उसके लिए वो वैसे ही रास्ते बनाता है। वो वैसे ईश्वर की मर्जी के बिना हम एक पत्ता, मैंने आज तक जो भी काम किया है बिना प्रभु कृपा के कुछ नहीं। उसने ही, प्रभु ने, ऊपर वाले ने मुझको वो विचार दिया, वो सोच दी, वो ईमानदारी दी, वो निष्ठा दी, वो संकल्प दिया, वो सब कुछ दिया। आज भी अगर प्रभु इच्छा होगी तो आपने सुंदरकांड सुना होगा, कई प्रसंग हैं। एक बार क्या हुआ, रावण बिल्कुल तमतमाया और गुस्से में तलवार लेके सीता मैया की ओर बढ़ रहा था। हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी भी तैयार हो गए कि अब मैं रावण से निपटूंगा और सीता मैया को बचाऊंगा। लेकिन ईश्वर तो कुछ और ही चाह रहा था। मंदोदरी, रावण की पत्नी, ने रावण का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उनको रोक लिया। तो जो है वो ऊपर वाले ने सोचा हुआ होता है, और उनकी प्लानिंग के हिसाब से ही हम लोग कदम उठाते हैं। हमारे में इतनी बुद्धि विवेक कुछ नहीं है। ये तो सब ऊपर वाला कराता है, जो कराता है, आगे भी जो कराएगा वही कराएगा। लेकिन हाँ, निष्ठा और ईमानदारी हमारी पहले नंबर पे अपने स्टेट के लिए होनी चाहिए। उसके बाद दलगत राजनीति आती है। सर, क्या सोचकर आपने, कौन सा विजन देखकर आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? क्योंकि जब आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो सभी लोगों को इस मन में एक संशय बैठा हुआ था कि रविंद्र जुगरान जी ने ऐसा क्या कर दिया, क्योंकि पहाड़ के लोग जो आपसे प्रेम करते हैं उनको ये बात बिल्कुल पची नहीं। तो ऐसा क्या विजन आम आदमी पार्टी ने आपको दिखा दिया, क्या लालच आपको दे दिया कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आपको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, या फिर क्या पटकथा रही, आप बताएंगे? देखिए, इस बार तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और ये आप तीसरी बार ये प्रश्न कर रहे हैं। मेरी उनसे इतनी गहरी कोई बात हुई,
मेरा एक ही उद्देश्य था, और वो ईश्वरीय उद्देश्य था कि 21 वर्षों में मुझे नहीं लगा कि उत्तराखंड के साथ न्याय हुआ है। उत्तराखंड का मतलब, मैं आज जो भौगोलिक परिस्थिति है उसमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून भी है, लेकिन उत्तराखंड अगर बना है तो पहाड़ जैसी समस्याओं के समाधान, निराकरण के लिए बना है। तो उत्तराखंड हमारे लिए सब कुछ है। उत्तराखंड ही हमारी पहली प्राथमिकता है, और हम इस उद्देश्य से ये गए थे कि 21 वर्षों में जो राज्य निर्माण की मूल अवधारणा थी वो खत्म हुई है, ध्वस्त हुई है। तो मुझे लगा कि एक अवसर आ रहा है और हम इस अवसर को स्वर्णिम अवसर बनाएं और उत्तराखंड के अंदर एक नया विकल्प खड़ा करें। वो जो कि सत्ता में आए, सत्ता में ना आए तो सत्ता की चाबी उसके पास हो, और वो एक माध्यम बने उत्तराखंड को एक आदर्श, एक मॉडल राज्य बनाने का। यही सोचे थी हमारी। अगर हम व्यक्तिवादी होते, स्वार्थ होते, तो हम भारतीय जनता पार्टी में 23 वर्ष रहे हैं, नतमस्तक हो जाते, थोड़ा चापलूसी में आ जाते, तो और शायद कुछ पद भी मिल जाते आपको। निश्चित रूप में। मतलब मन की इच्छाएं, अगर हम जो हैं क्या कहते हैं, जो भी खाना चाहते थे, अगर रसगुल्ला नहीं मिलता तो जलेबी मिल जाती, जलेबी नहीं मिलती तो बेसन का लड्डू ही मिल जाता, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। लेकिन ईश्वर जानता है कि मैंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को हमेशा तिलांजलि दिली है। उत्तराखंड आंदोलन के समय भी, आंदोलन विद्यार्थियों ने शुरू किया, विद्यार्थियों के दम पे ही एक मूवमेंट खड़ा हुआ, लेकिन हमने व्यापक हित को देखते हुए अपने को पीछे किया, यानी कि उत्तराखंड संयुक्त छात्र संघर्ष समिति को अपने को पीछे किया, हमने संघर्ष समिति को आगे किया। हमने हमेशा व्यापक राज्य के उद्देश्य में, हित में, उत्तराखंड के हित में निर्णय लिए थे, निर्णय लिए हैं और निर्णय आगे भी लेंगे। सर, प्रदेश में एक चर्चा चल रही है कि क्षेत्रीयता को आगे बढ़ाओ, क्षेत्रीयता की भावना से काम करो। तो आपने भी क्षेत्रीय दलों पर भरोसा नहीं दिखाया, तो ये क्या कमी रहेगी? क्षेत्रीय दलों में कमी रह गई या फिर आप में कमी रह गई? नहीं, आपका ये प्रश्न तर्कसंगत नहीं है। क्षेत्रीय दल, सर मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि जब आदमी किसी काम को करता है या फिर किसी काम से दूर भागता है, कहीं से मतलब नहीं जाता, उस चीज़ में नहीं जुड़ता है, तो कुछ ना कुछ कमी दोनों पक्षों में रह जाती है। तो मैं इसी संदर्भ में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि या क्षेत्रीय दलों में कमी रह गई होगी, या रविंद्र जुगनान जी को जो है क्षेत्रीय दल भाई नहीं। क्षेत्रीय दलों का जो नेतृत्व है, उनके जो सर्वोच्च नेता हैं, मैं उनको सन 93 से बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। पूरे मूवमेंट के दौरान सन 94 में जब विद्यार्थियों ने, यानी हमने इस आंदोलन को शुरू किया था, तब से लेके आज तक 26-27 साल हो गए, मुझे सब मालूम है, सब कुछ जानता हूं। नेतृत्व के बारे में भी उत्तराखंड क्रांति दल से हमारा लगाव है, हमारी सहानुभूति है, हमारा समर्थन भी अनेक मुद्दों पे उनके साथ रहता है। लेकिन जो लीडरशिप है उससे यूकेडी, मैं लीडरशिप के व्यक्तिगत नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन जो सर्वोच्च लीडर्स हैं, मैं 27-28 वर्ष से बहुत गहराई से जानता हूं। इसलिए ना उन्होंने मुझे कभी प्रेरित किया, ना मुझको ऐसा लगा कि मुझे उनके नेतृत्व में वहाँ जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता हूँ, कहीं ना कहीं उनकी जो मेरे दिमाग में पिक्चर है, छवि है, हो सकता है उतनी साफ ना हो। सर, यदि लीडरशिप में आने वाले समय में यूकेडी परिवर्तन कर लेती है और पुराने ढर्रे पर न चलकर कुछ नया करती है, नए युवाओं को तवज्जो देती है, तो आप उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ेंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूँ कि यूकेडी क्षेत्रीय दल है, हमारा पूरा उनके साथ नैतिक समर्थन, सहयोग, मन है। लेकिन जितने इश्यूज़ पर मैं व्यक्तिगत रूप से, ये अहम नहीं है, ये अहंकार नहीं है, यह यथार्थ है। जितने इश्यूज़ पे, देखिए, बयान देना, ज्ञापन देना, धरना करना, प्रदर्शन करना, ये सामान्य चीज़ें हैं। लेकिन आदमी की प्रतिबद्धता, उसका कमिटमेंट, उसके मिशन का उद्देश्य
कहाँ से परिलक्षित होता है? जब आदमी न्यायालय पहुंच जाता है, वहाँ पक्षकार बनती है, सरकार बनती है, व्यक्ति बनता है, संस्थाएं बनती हैं। जितने व्यक्तिगत तौर पर बिना अहम के, बिना अहंकार के, बिना बड़प्पन के, बहुत ही विनम्र भाव से ये आपको बताना चाहूँगा कि जितने इश्यूज़ पर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, अगर मुझे यूकेडी का साथ मिला होता तो मुझे न्यायालय की जाने की ज़रूरत पड़ती। अभी बहुत परिवर्तन की ज़रूरत है यूकेडी में, और यूकेडी के कार्यकर्ता बड़े समर्पित हैं। उनके साथ जनता की भी सहानुभूति है। जनता उनको वोट देना चाहती है, पर वो आज तक 21 वर्षों में राज्य निर्माण के बाद ये स्थापित नहीं कर पाए कि वो गंभीर लोग हैं, वो विजनरी लोग हैं, वो राज्य के प्रति अनुशासन वाले लोग हैं। उनकी केवल उनका नेतृत्व गंभीर है, उनके इरादे नेक हैं। जिस दिन वो ये स्थापित कर देंगे और संघर्ष पे निकल चलेंगे, उस दिन उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड क्रांति दल को की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। सर, एक प्रश्न हमारे मन में आ रहा है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी के बोर्डिंग होल्डर प्रचार प्रसार बड़ा चल रहा है, तो आपको पार्टी का भविष्य क्या दिखता है? क्योंकि आप मजे हुए खिलाड़ी हैं, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सटीक शब्दों में हमें बताएंगे। देखिए, ये मैं जो देख पा रहा हूँ, मैं आपका राजनीतिक विश्लेषण जानना चाह रहा हूँ सर, आपका व्यक्तिगत राजनीतिक विश्लेषण आम आदमी पार्टी के बारे में। किसी पार्टी के बारे में नहीं कहूँगा, ना यूकेडी के, ना आम आदमी पार्टी के, ना सपा के, ना बसपा के, लेकिन मैं जो महसूस कर रहा हूँ, धृतराष्ट्र जो हैं संजय की दृष्टि से बताते थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझको जो दूर तक दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड के अंदर आगामी चुनाव दो राष्ट्रीय दलों के बीच में ही सिमटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दो राष्ट्रीय दलों के बीच में ही सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। यही मेरा उत्तर है। तो जुगरान जी ने बहुत बड़ी बात कही कि दोनों राष्ट्रीय दल जो हैं इस बार भी जो है मुख्य रूप से जो है इसमें भागीदार होंगे, और क्षेत्रीय दल और छोटी क्षेत्रीय पार्टियों का इस बार लग नहीं रहा है कि कोई भी उनका बाहुल्य रहेगा। जुगरान जी, आपसे एक प्रश्न और करना चाहेंगे हम कि क्या आपके मन में कभी नहीं सूझी कि जो है पार्टियों के साथ गठजोड़ किया जाए, कहीं मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कहीं कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे, गाड़ी मिल जाएगी, लाल बत्ती मिल जाएगी, तो सर इससे दूरियां क्यों बनाई आपने? ऐसा विचार क्यों नहीं आया आपके मन में? मैं बताता हूँ आपको। देखिए क्या है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे अंदर जो भी चलता है वो हमारे कारण नहीं है। ईश्वर जिससे जो काम लेना चाहते हैं उसी से लेंगे। अब मुझे नहीं पता ईश्वर मुझसे क्या काम लेना चाह रहे थे। तो मेरे अंदर 23 वर्ष बीजेपी में रहने के बाद भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं राष्ट्रीय नेताओं से संबंध बढ़ाऊं, प्रगाढ़ बनाऊं, उनके निकट जाऊं, उनसे निकटता बनाऊं, उनकी नज़र में लोकप्रियता हासिल करूं, उनका विश्वसनीय बनूं। मेरे मन में नहीं आया। मेरे मन में जब भी आया वो आया कि उत्तराखंड के अंदर ये गलत हो रहा है, चलो जी राज्यपाल के पास चलो, मुख्यमंत्री के पास चलो, ये कोई काम नहीं कर रहे हैं तो चलो उत्तराखंड उच्च न्यायालय चलो, सुप्रीम कोर्ट चलो, इलाहाबाद हाई कोर्ट चलो। तो मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आई। वो मेरे कारण नहीं है। ईश्वर मुझसे ये काम कराना चाहते थे। मेरा सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझको चुना, और बहुत से काम, मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 70% काम जो मैं व्यक्तिगत तौर पे न्यायालयों की शरण में गया, और कभी कभी अच्छी ब्यूरोक्रेसी, अच्छी नौकरशाही, और कभी कभी अच्छे मुख्यमंत्रियों ने हमारे प्रत्यावेदनों पे, निवेदनों पे बहुत बड़े बड़े काम किए। उसका लाभ आज स्टेट को मिल रहा है, विशेषकर नौजवानों को मिल रहा है, यूथ को मिल रहा है, जो बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं उनको मिल रहा है। तो हमारी आपकी इच्छा से कुछ नहीं होता, प्रेरणा सब ऊपर से आती है। मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। सर, इस बार विधानसभा चुनाव में सभी लोग दावेदारी कर रहे हैं, अपने झंडे पोस्टर, सभी लोग को अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जोरों पर है। तो आप इस बार चुनाव लड़ेंगे? यदि लड़ेंगे तो कौन सी विधानसभा से लड़ेंगे? मैं स्पष्ट शब्दों में और कम शब्दों में जानना चाहता हूं सर, हेर फेर नहीं। 1996 में मैं देहरादून से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ चुका हूं विधानसभा का। मेरी उम्र उस समय मात्र 26 वर्ष थी। तब से लेके अब तक मुझे अवसर नहीं मिला। मैं अवसर की तलाश में जरूर था, लेकिन मुझे मिला नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस बार भी मैं शायद कोई चुनाव लड़ पाऊंगा या लड़ूंगा। बाकी प्रभु की इच्छा है। मैंने बोला अंतिम समय में कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिए, जुगरान जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि अभी ऐसी कोई स्थितियां नहीं हैं कि वो चुनाव लड़ें, और अगर स्थितियां बनी तो वो चुनाव लड़ेंगे।
तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जुगरान जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो कौन सी सीट को चुनेंगे। हमने जुगरान जी से, आपसे कौन कौन सी सीट है। जुगरान जी कौन सी सीट को आप प्राथमिकता देंगे? देखिए, मेरे लिए देहरादून के अंदर जो मेरी कर्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि मसूरी है, मेरा पैतृक गांव टिहरी है, लेकिन मेरी कर्मभूमि देहरादून है। देहरादून जिले के अंदर 3-4 सीटें हैं जहां से मैं चुनाव खुले मन से लड़ सकता हूं। मसूरी मेरा जन्म स्थान है, रायपुर मेरे निकट का क्षेत्र है, धर्मपुर मेरे लिए को आसान लगता है, कैंट विधानसभा। सर कैंट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं सर, ऐसा क्या है कैंट में? नहीं, मैं कह रहा हूं कैंट विधानसभा, धर्मपुर, रायपुर और मसूरी विधानसभा। मैं डोईवाला भी मुझको मेरे हिसाब से कहा जाए तो मैं डोईवाला भी चुनाव लड़ सकता हूं। ये 4-5 जगह हैं जहां मुझे कोई दिक्कत नहीं है चुनाव लड़ने में। तो जुगरान जी ने बताया कि इनकी सीटें जो हैं, कौन कौन से सीटों पे जो है ये अपना आपको जो है इस बार जो है चुनाव लड़ने की संभावना व्यक्त की है इन्होंने। जुगरान जी, हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि प्रदेश की सियासत में राज्य बने हुए 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और जो है कांग्रेस और भाजपा से हम मिलाकर बात करें तो लगभग जो है 8, 9, 10 जो है मुख्यमंत्री मिल चुके हैं प्रदेश को। तो इन मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल आपको जो है थोड़ा बहुत अच्छा लगा? एक शब्द में मुख्यमंत्री का नाम सुनना चाहेंगे सर, कोई तो मुख्यमंत्री होगा। देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से कहूँगा, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस राज्य के हित में जो आपका प्रश्न है उसका जवाब दूंगा। नित्यानंद स्वामी जी एक ईमानदार सज्जन व्यक्ति थे। नरेंद्र दत्त तिवारी जी एक विजनरी, अनुभवी, जानकार, ब्यूरोक्रेसी को समझने वाले, जनता को समझने वाले, और देहरादून में बैठे हुए दिल्ली सचिवालय यानी केंद्रीय सचिवालय से काम निकालने वाले, 5th ईयर प्लान क्या है, छठी पंचवर्षीय योजना क्या है, सबके ज्ञाता थे। बहुत अनुभवी आदमी हमको मिला था। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य की अगर बात हम करें, मुझे लगता है कि वो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनने से नाराज थे। तिवारी जी चाहते थे कि वो पार्लियामेंट में बैठकर पूरे हिंदुस्तान को और विश्व को उनकी जो योग्यता है वो दिखाएं। तो मुझे लगता है तिवारी जी का जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, वो उत्तराखंड के विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के मद्देनज़र उनका अनुभव बहुत था। योग्यता की असीम, उनके बराबर कोई योग्य अब तक मुख्यमंत्री नहीं हुआ है उत्तराखंड में। तो तिवारी जी एक बड़ा नाम थे। जनरल खंडूरी जी ने जी, हम खंडूरी जी के, मेरे मन में भी सर प्रश्न आ रहा था कि खंडूरी जी जो है ईमानदार मुख्यमंत्री में गिने जाते हैं। तो मैं चाह रहा था कि आप भी इस विषय में कुछ। जी, जनरल खंडूरी जी एक ऐसे व्यक्ति थे, ईमानदार भी थे, उनका दिमाग भी साफ था और काम भी करना चाहते थे। काम भी उन्होंने किया है निश्चित रूप में, और साथ साथ जिस काम को करते थे तन्मयता से करते थे, लग के करते थे, वो उसका लक्ष्य निर्धारित करते थे। खंडूरी जी हमको एक अच्छे, जिनकी छवि आज भी जनता में एक, मैं अगर कहूँ तो जैसे हम प्रभु श्री राम को वो करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक अक्स, एक परछाई, एक छवि, एक देवतुल्य व्यक्ति की उनमें दिखती थी कि वो चरित्रवान थे, होशियार आदमी थे, मेहनती थे, ईमानदार भी थे, अपनी पार्टी के प्रति भी ईमानदार रहे, राज्य के प्रति भी ईमानदार रहे। तो जनरल खंडूरी भी एक अच्छे आदमी थे। जनरल खंडूरी, तिवारी जी, नित्यानंद स्वामी जी, तीनों बहुत अच्छे लोग मिले। तो बहुत सटीक शब्दों में जुगरान जी ने हमसे बात कही। जुगरान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय पे जो है युवा मुख्यमंत्री धामी जी भी हैं, और धामी जी की पीठ भी थपथपाई जा रही है। और ऐसा नहीं है, धामी जी लोकप्रिय भी हैं, और एक युवा मुख्यमंत्री होने के कारण जो है जनता विश्वास दिखा रही है धामी जी में। तो आपका क्या विचार है धामी जी के बारे में? आपके क्या विचार हैं इस युवा मुख्यमंत्री धामी जी के बारे में? युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मैंने साथ साथ काम किया है। बहुत बारीकी से मैं उनको अंदर तक से जानता हूँ। सर मैं क्षमा चाहूँगा सर, आप लोगों ने, आप लंबे दिग्गज रहे हैं, तो आप लोग पीछे कैसे रह गए इस राजनीति में? लोग कैबिनेट मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, और आप जो है लड़ते रह गए, बस आंदोलन लड़ते रह गए। इसका मूल्यांकन और इसकी समीक्षा आप करेंगे तो बेहतर होगा। मैं करूंगा तो विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट होने का मतलब है कि कोई भी तरह तरह की बात हो सकती है। जहाँ तक पुष्कर सिंह धामी जी का ये 4 महीने का या 3 महीने का कार्यकाल है, मुझे लगता है कि इतने कम समय में उनका कार्यकाल संतोषजनक है। और कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको मैं लड़ रहा था सरकारों से, उसकी डिमांड भी कर रहा था, कोर्ट भी गया, वो भी पुष्कर सिंह धामी जी ने उनका भी संज्ञान लिया और उनको किया है। तो इतने शॉर्ट पीरियड में एक नौजवान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संतोषजनक काम कर रहे हैं।
ऐसा मैं समझता हूँ। तो देखिए, जुगरान जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि जो है धामी जी के कार्यकाल से वो भी संतुष्ट हैं। और हम जुगरान जी से एक लास्ट अंतिम प्रश्न करना चाहेंगे। जुगरान जी, प्रदेश में बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है। सरकार, ऐसा नहीं है सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है, परंतु इच्छित रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो बेरोजगार युवाओं को आप क्या, मतलब क्या, कौन से आप ऐसे उपाय बताएंगे, क्या बताएंगे कि जो वास्तव में जो स्वावलंबी बने और सरकार पे डिपेंडेंसी ना रहे कि भाई सरकारी रोजगार ही एक विकल्प है। तो बिल्कुल आप ठीक है। एक अपने शब्दों में सर बता दीजिए कि क्या युवा करें। आपने उत्तराखंड के सबसे ज्वलंत विषय और बिंदु को छेड़ा है, और इसका जो उत्तर है वो ये है, कोई भी सरकार हो वो केवल इतना कर सकती है कि सीमित सरकारी नौकरियों को पारदर्शी चयन प्रक्रिया बना सकती। अगर उत्तराखंड का जो बच्चा छठी में पढ़ रहा है, अगर आप उसको या सातवीं में पढ़ रहा है, आने वाले 10 साल बाद या 5 साल बाद रोजगार पे देखना चाहते हैं, बेरोजगार नहीं देखना चाहते हैं, तो आपको उत्तराखंड के अंदर प्राइमरी कक्षा से 5वीं के बाद कृषि, बागवानी, पर्यावरण, हॉर्टिकल्चर, इनके विषय की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और उत्तराखंड को पर हर योजना के केंद्र में, उत्तराखंड में डैम बने, कुछ बने, कोई भी चीज बने, हर योजना के केंद्र में उसको पर्यटन से जोड़ना पड़ेगा, पर्यटन की दृष्टि से देखना पड़ेगा, हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी, बागवानी की दृष्टि से देखना पड़ेगा। हमारे पास जड़ी बूटी का अथाह भंडार है, आपको उस दिशा में, हमारे जो 8वीं 10वीं अब बच्चे कर रहे हैं, उसको उस दिशा में ले जाना पड़ेगा। आपको राज्य का पोटेंशियल किस क्षेत्र में है, उत्पादन की दृष्टि से, मार्केटिंग की दृष्टि से, हमारे टूरिज्म की दृष्टि से, हम इतने सरसब्ज हैं। कुदरत ने, प्रकृति ने हमको इतना दिया है कि वो हिंदुस्तान के किसी राज्य को नहीं दिया होगा। और उत्तराखंड के अंदर एक भी नौजवान बेरोजगार न रहे। अगर लीक से हटकर सरकारी नौकरी कोई रोजगार का साधन नहीं है, वो तो कितने 2% लोगों को रोजगार दे सकता है। लेकिन जो स्वरोजगार है, अगर जो मैंने आपको बताया, हॉर्टिकल्चर है, बागवानी है, टूरिज्म का तो इतना स्कोप है, आपको हर योजना टूरिज्म सेंट्रिक करनी पड़ेगी, टूरिज्म केंद्रित। उसका मतलब यही नहीं है कि खाली पर्यटन स्थल मसूरी, नैनीताल जैसे और वहाँ टूरिस्ट। मैं कह रहा हूँ आप डैम भी बना रहे हैं, तो डैम का जो है आपको उसको भी टूरिज्म के साथ जोड़ना पड़ेगा कि लोग जाएं, वहाँ स्टे करें, रुकें, देखें कि ये डैम क्यों बना है, क्या कारण है, उसका अध्ययन। और मातृशक्ति जो है, जो उत्तराखंड की सामाजिकी, आर्थिकी, संघर्ष की धुरी कौन है? मातृशक्ति है। वो मातृशक्ति को हर योजना के केंद्र में रखेंगे तो आप देखिए, अब मातृशक्ति वो नहीं कि जो 30+ हो गई। भाई मातृशक्ति से हमारा मतलब है जो अब लड़कियां 12-14 वर्ष की हैं, जिन्होंने हाई स्कूल में जाना है, इंटर में जाना है, तो इंटर आते आते तक वो उद्योग की, स्वरोजगार की लाइन पे लग जानी चाहिए। वो बालक हो या बालिका हो, आज से 8 वर्ष 6 वर्ष बाद का जो है आपको खाका तैयार करना पड़ेगा। और वो योजना इस चुनाव के बाद बन जानी चाहिए। ये रटे रटाए तोते की तरह, ये पिटे पिटाए, घिसे पिटे आज की डेट में व्यवहारिक नहीं है। भाई कितना सरकारी रोजगार दे देगी सरकार? सरकारी रोजगार में भैया जितना भी है उसमें पारदर्शिता से चयन हो, योग्य लोग आए, राज्य के लोग अधिकतम आए, समूह ग, घ और पीसीएस तक में भी ये होना चाहिए। तो स्वरोजगार ही एक रास्ता है, और ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। बर्फ भी दी है, तो कॉर्बेट और राजा जी जैसे नेशनल पार्क भी दिए हैं, अभयारण्य भी दिए हैं, तो जड़ी बूटी भी दी है। ऐसा दुनिया का कोई देश नहीं है जिसकी भौगोलिक परिस्थितियां, देवभूमि ऐसी थोड़ा ना है, ये जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, और ईश्वर ने हमको सब कुछ दिया है। हमको जो है वो जड़ी बूटी भी दी है, जिससे लक्ष्मण जी की मूर्छा से जब वो अचेत हुए थे, तो उनको कौन सा है वो पर्वत जहाँ से हनुमान जी पहाड़ उठा के ले गए, वो पर्वत भी तो हमारे यहाँ हैं। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ है, सब कुछ है। हम सही दिशा में बढ़ नहीं रहे हैं। तो 21 सालों में जो पीड़ा है, जो हम आंसू हमारे छलकते हैं, जो हम दल छोड़ के उधर की तरफ चले गए, वो यही पीड़ा है, यही आंसू है, यही दर्द है, यही धड़कन है दिल की, कि सब कुछ होते हुए भी हम एक तो ईमानदार नहीं हुए, सरकारें, ठीक, एक हमारा विजन नहीं रहा, एक हमारी प्राथमिकताएं तय नहीं है, एक हमें अपने पोटेंशियल का मालूम नहीं है कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है।
तो जुगरान जी ने बड़ी ईमानदारी से और बड़ी सादगी से जो है सारे सवालों के जो है बुलंदी से जवाब दिए। जुगरान जी, आपका प्रोग्राम में बहुत 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 आभार, आप आए हमारे प्रोग्राम में। तो दोस्तों, परवतजन डिजिटल आप देखते रहिए और अगले प्रोग्राम में हम एक बड़ी शख्सियत के साथ फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक देखते रहिए परवतजन डिजिटल। धन्यवाद।